Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 10th December 2021 and today's important nursing MCQs are: first question, the artery which supplies blood to head and neck. आपको उस आर्टरी का नाम बताना है जो आपके हेड और नेक एरिया को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है. ऑप्शन ए कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन सी मेसेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन डी इंटरकोस्टल आर्टरी. इन चारों में से कौन सी आर्टरी आपकी गर्दन और सिर वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है? The right answer is option B. कैरोटिड आर्टरी आपके हेड और नेक रीजन को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है. आइए इसके बारे में जान लें. राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी forms the principal blood supply to the head and neck. राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हेड और नेक को मुख्य रूप से ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं. राइट कैरोटिड आर्टरी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच है, जबकि लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी एरोटिक आर्च से निकलने वाली ब्रांच है. इसके अलावा प्रीवियस एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोरोनरी आर्टरीज किससे ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं या हार्ट को कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं. तो याद रखिएगा, हार्ट को 85% जो ब्लड है वो कोरोनरी आर्टरीज द्वारा सप्लाई होता है, और वो भी उस समय जब हार्ट में डायस्टोल होता है. जी हाँ, जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल होता है तो सारा ब्लड अरोटा में फोर्स किया जाता है, और जब हार्ट डायस्टोल पोजीशन में आता है तो इस समय कैरोटिड आर्टरीज में ब्लड पहुंचता है. ऑप्शन में मेसेंट्रिक आर्टरीज भी दिया गया था. मेसेंट्रिक आर्टरीज आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं. मेसेंट्रिक आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द large portion of gastrointestinal tract. Intercostal artery supplies blood to the area between ribs called intercostal space. हमारी दो रिब्स या पसलियों का बीच वाला जो हिस्सा है उससे हम इंटरकोस्टल स्पेस के नाम से जानते हैं, और इन एरियाज को ब्लड सप्लाई इंटरकोस्टल आर्टरीज के द्वारा पहुंचाई जाती है. रिब्स को हम कोस्टे वर्ड से डिनोट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, बैरोरिसेप्टर्स एंड प्रेसोरिसेप्टर्स आर लोकेटेड एट. बैरोरिसेप्टर्स या प्रेसोरिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए वॉल ऑफ एरोटिक आर्च, ऑप्शन बी कैरोटिड साइनसेस, ऑप्शन सी वेना कावा एंड राइट एट्रियम, ऑप्शन डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ. लोकेशन बतानी है आपको बैरोरिसेप्टर्स की. बैरोरिसेप्टर्स ऑल्सो नोन एज प्रेसोरिसेप्टर्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. बैरोरिसेप्टर्स जो हैं आपके वॉल ऑफ एरोटिक आर्च और कैरोटिड साइनस पर पाए जाते हैं. वॉल ऑफ एरोटिक आर्च एंड कैरोटिड साइनसेस. बैरोरिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेंसरी नर्व एंडिंग्स स्टिमुलेटेड बाय चेंज इन प्रेशर. सिंपली कहें तो बैरोरिसेप्टर्स का काम है हमारे
बॉडी में ब्लड वेसल्स में आए प्रेशर चेंज को आइडेंटिफाई करना। जैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना बैरो रिसेप्टर्स का काम होता है। बैरो रिसेप्टर्स जो हैं वो वॉल्स ऑफ कैरोटिड साइनसेस और एरोटिक आर्च पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the trained MLHPs would broadly be expected to। MLHP क्या काम करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम्स। ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ऑप्शन सी, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव केयर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। MLHPs जो हैं वो क्या काम करते हैं? The right answer is option B। MLHPs का वर्क है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आइए इनके बारे में जान लें। MLHP का फुल फॉर्म होता है मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स। मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स। मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स आर हेल्थ वर्कर्स trained at higher education institutes for at least 2 to 3 years। मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में 2 से 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। दे आर ऑथोराइज्ड टू वर्क ऑटोनॉमसली टू डायग्नोस, मैनेज एंड ट्रीट इलनेस, डिजीज एंड इम्पेयरमेंट्स as well as engage in preventive and promotive care। मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स 2 से 3 साल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग लेने के बाद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर डायग्नोसिस, डिजीज ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इम्पेयरिटीज आदि को ट्रीट करने के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, The World Health Organization identified mental illness as accounting for what percentage of global burden of disease। WHO के अनुसार पूरे विश्व में जितने भी डिजीजेस पाए जाते हैं उनमें से मेंटल इलनेस कितना परसेंट है? ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 14%। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। पूरे विश्व में जितना भी डिजीज पाया जाता है उन सब में 14% अप्रॉक्स टोटल मेंटल इलनेस है। आइए इसे और क्लियर करें। अकॉर्डिंग an analysis done by World Health Organization Global Disease in 2000 show that neuropsychiatric conditions had a prevalence of about 10% of total population and 12% of global burden of disease। ईयर 2000 में WHO ने एक सर्वे किया था। इस सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में 10% आबादी जो है न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन से सफरिंग है, और उसमें से अगर डिजीज परसेंटेज में इसे कन्वर्ट करके देखा जाए तो टोटल डिजीज का 12% न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, द टेस्ट असेसिंग पेशेंट्स ओरिएंटेशन एंड रिकॉल। नीचे बताए 4 टेस्ट में से आपको उस टेस्ट को सेलेक्ट करना है
जो किसी भी पेशेंट के ओरिएंटेशन और रिकॉल लेवल को असेस करता हो। ऑप्शन ए वीक डिप्रेशन इन्वेंट्री, ऑप्शन बी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ऑप्शन सी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, या फिर ऑप्शन डी मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री। इन चारों में से किस टेस्ट के द्वारा हम किसी भी पेशेंट का ओरिएंटेशन और रिकॉल चेक कर सकते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसके द्वारा हम किसी भी पेशेंट का ओरिएंटेशन और रिकॉल चेक कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जान लें। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, इसे शॉर्ट में MMSE के नाम से जाना जाता है। अ कॉमनली यूज्ड असेसमेंट टूल टू क्विकली असेस द पर्सन्स कॉग्निटिव एबिलिटी। किसी भी पर्सन या पेशेंट की कॉग्निटिव एबिलिटी, मानसिक क्षमता का क्विक असेसमेंट करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम असेस करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ओरिएंटेशन, इसके लिए 10 मार्क्स हैं। फिर है रजिस्ट्रेशन, इसके लिए 3 मार्क्स हैं। और फिर आता है अटेंशन एंड कैलकुलेशन, इसके लिए 5 मार्क्स हैं। रिकॉल के लिए 3 और लैंग्वेज के लिए 9 मार्क्स हैं। याद रखिएगा, टोटल ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए कि क्या क्या चीज़ें असेस करते हैं, तो आप बताएंगे ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल एंड फाइनल लैंग्वेज। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में स्कोरिंग सिस्टम में 0 मिनिमम स्कोर होता है और 30 मैक्सिमम स्कोर होता है। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसके अलावा अगर किसी क्लाइंट में स्कोर 24 से अबव आ रहा है, तो इसका मतलब है इस पेशेंट का कॉग्निशन लेवल ठीक है, यानी पेशेंट ओके है, ठीक स्थिति में है। इससे कम होने पर स्कोर एबनॉर्मल माना जाता है। ऑप्शन में दिया गया था थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, क्या है ये, इसे भी जान लेते हैं। अ टेस्ट यूज्ड टू असेस इंसाइट इनटू सब्जेक्ट्स पर्सनैलिटी बाय शोइंग पिक्चर्स ऑफ लाइफ सिचुएशन दैट कुड बी इंटरप्रिटेड इन सेवरल वेज। The subject is asked to provide a story of what the picture represents. थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यहाँ पर गौर कीजिएगा। थीमेटिक, जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हर प्रोग्राम में, हर फंक्शन में कुछ ना कुछ थीम रखी जाती है। उसी तरह से इस पेशेंट को या पर्सन को एक इमेज दिखाई जाती है और उस इमेज को देखकर उसे एक स्टोरी लिखनी होती है। उस इमेज को देखकर पेशेंट जो है पॉजिटिव स्टोरी लिखता है या नेगेटिव स्टोरी लिखता है। इस बिहाफ पर हम उसकी पर्सनैलिटी और इंसाइट का असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्शन में था वीक डिप्रेशन इन्वेंट्री। वीक डिप्रेशन इन्वेंट्री का इस्तेमाल हम लेवल ऑफ डिप्रेशन को असेस करने के लिए करते हैं। वीक डिप्रेशन इन्वेंट्री scale is used to assess level of depression. Question number 5. When the amount of amniotic fluid exceeds 2000 ml, the condition is called. प्रेगनेंसी के दौरान यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए ओलिगोहाइड्रेमनियोस, ऑप्शन बी पॉलीहाइड्रेमनियोस, ऑप्शन सी बैग ऑफ वाटर, ऑप्शन डी एमनियोटिक। एमनियोटिक फ्लूइड
more than 2000 ml, condition called the right answer is option B. अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 ml से ज़्यादा हो जाती है तो ये कंडीशन पॉलीहाइड्रेमनियोस कहलाएगा। नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा एट टर्म अराउंड 800 टू 900 ml होती है, और अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो जाए तो ये कंडीशन ओलिगोहाइड्रेमनियोस कंडीशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय। हमारी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनकी जो आंतरिक सतह है वहाँ पर किस प्रकार की लेयर पाई जाती है, कौन सी लेयर पाई जाती है, इसे बताना है आपको। ऑप्शन ए कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ऑप्शन सी सिलिएटेड एपिथेलियम, ऑप्शन डी जर्मिनल एपिथेलियम। फैलोपियन ट्यूब में किस प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती है आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ciliated epithelium. Fallopian tube is lined by ciliated epithelium. Option C is correct. Fallopian tube, oviduct or uterine tube is the hollow cylindrical 10 cm long tube that extends from the lateral angle of the fundal end of uterus and terminates near the ovary. फैलोपियन ट्यूब कह दीजिए, ओविडक्ट कह दीजिए, यूट्राइन ट्यूब कह दीजिए, ये सभी इसके नाम हैं। फैलोपियन ट्यूब एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लंबाई करीब 10 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के फंडल पार्ट के लेटरल एंगल से शुरू होकर, जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब निकलती हैं और ओवरी तक फैली होती है। ये जो डिस्टेंस है ये फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। ये 10 सेंटीमीटर होती है। Inner layer is lined by ciliated columnar epithelium. Cilia helps to propel the sperm towards the ovary and fertilized ova towards the uterus. जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, इन फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम पाई जाती हैं। सीलिया एक छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब ओवम रिलीज होता है तो इस ओवम तक स्पर्म को पहुंचाने में ये हल्के जो सीलिया है हेल्प करते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब से वापस यूट्रस तक लाने में भी ये हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो या सकरा पार्ट कौन सा होता है, सेलेक्ट करना है आपको। ऑप्शन ए इंटरस्टिशियल, ऑप्शन बी इस्थमस, ऑप्शन सी इन्फंडिब्यूलम, ऑप्शन डी एम्प्यूला। फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट सेलेक्ट करना है आपको इन चारों में से। The right answer is option A interstitial. फैलोपियन ट्यूब का नैरोवेस्ट पार्ट है इंटरस्टिशियल पार्ट। आइए इन सभी पार्ट्स के बारे में क्विकली रिवाइज कर लें। फैलोपियन ट्यूब के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है इंटरस्टिशियल, जिसे आप इंट्राम्यूरल पार्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये पार्ट यूट्राइन वॉल के करीबी होता है। इसकी कुल लंबाई 1.25 सेंटीमीटर होती है और ये
1 mm डायमीटर वाला होता है, तो हम कह सकते हैं कि इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूलर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज अ नैरोवेस्ट पार्ट. टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन. अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसे आप इस्थमस के नाम से जानते हैं. इसकी कुल लेंथ 2.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स और डायमीटर अराउंड 2 mm होता है. थर्ड पार्ट आता है एम्प्यूला. इसकी कुल लंबाई 6 सेंटीमीटर और डायमीटर 5 mm के अप्रॉक्स होता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन. एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब का वह पार्ट है जो सबसे वाइड होता है, यानी सबसे चौड़ा होता है, सबसे लंबा होता है, और यहीं पर अक्सर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखा जाता है. ओवम का स्पर्म के साथ मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है और ये फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में कंप्लीट होता है. अगर आपसे पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो भी आप यही बताएंगे, एम्प्यूला. नेक्स्ट लास्ट पार्ट की बात करें तो इन्फंडिब्यूलम विथ फिम्ब्रे. इन्फंडिब्यूलम इज द लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नियर द ओवरी, और यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें फिम्ब्रे कहते हैं पाए जाते हैं. टोटल 20 से 25 फिम्ब्रेस आर प्रेजेंट हियर. इसकी लेंथ की बात की जाए तो अराउंड 1.25 सेंटीमीटर, और इसके डायमीटर की बात की जाए तो अराउंड 5 mm. क्वेश्चन नंबर 8. CHEB स्टैंड्स फॉर. CHEB का फुल फॉर्म बताना है आपको. ऑप्शन ए सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, ऑप्शन बी सेंट्रल हेल्थ एनवायरमेंटल ब्यूरो, ऑप्शन सी सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, ऑप्शन डी सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो. इन चारों ऑप्शंस में से CHEB का फुल फॉर्म बताना है आपको. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. CHEB stands for Central Health Education Bureau. Central Health Education Bureau. Question number 9. Which ethical principle promotes self-determination by the client? कौन सा एथिकल प्रिंसिपल सेल्फ डिटर्मिनेशन को बताता है, स्वायत्तता को बताता है? ऑप्शन ए ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी नॉन मैलिफिसेंस, ऑप्शन सी जस्टिस, ऑप्शन डी फिडेलिटी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस. सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसे आप ऑटोनॉमी कह सकते हैं. सेल्फ डिटर्मिनेशन का अगर हिंदी में आप सिंपल मीनिंग देखना चाहें तो ये होता है आज़ादी. कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से चाहे जैसे रह सकता है, चाहे जो केयर ले चाहे ना ले. ये सभी चीज़ें एथिकल प्रिंसिपल के हिसाब से ऑटोनॉमी कहलाती हैं. ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय द क्लाइंट. इट मीन्स लेट द क्लाइंट एंड सिग्निफिकेंट अदर्स टू डिटरमाइन व्हाट दे विश टू डू. जो भी क्लाइंट करना चाहते हैं अपनी इच्छा से कर सकें, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन या फिर ऑटोनॉमी कहलाता है. इसके अलावा ऑप्शंस में दी गई बाकी टर्म्स के मीनिंग भी जान लेते हैं. नॉन मैलिफिसेंस, इसका मीनिंग होता है डूइंग नो हार्म, किसी भी क्लाइंट को नुकसान ना पहुंचाना. किसी भी क्लाइंट को नुकसान ना पहुंचाना नॉन मैलिफिसेंस कहलाता है. यहाँ पर आप याद रख सकते हैं किसी भी क्लाइंट को
जान और माल का नुकसान ना पहुंचाना। यहाँ पर माल आ रहा है, नॉन मैलिफिसेंस, तो याद रखने के लिए एज अ ट्रिक आप इसे याद कर सकते हैं। नॉन मैलिफिसेंस मीन्स डूइंग नो हार्म। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो वो है जस्टिस, मीन्स ट्रीट एनीवन इक्वली। जस्टिस का मतलब है न्याय करना, सबको समान रखना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। और लास्ट आता है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस। आपने किसी भी क्लाइंट से कोई वादा कर दिया तो आप उसे किसी भी सूरत में निभाएंगे। ऐसा करके आप क्लाइंट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। सो फिडेलिटी मीन्स फेथफुलनेस। क्वेश्चन नंबर 10। Nurse obtain vital signs and determine level of comfort the patient, which standard of practice is performed। एक नर्स ने किसी पेशेंट के वाइटल साइंस लिए और फिर उससे उसके कंफर्ट के बारे में पूछा। ऐसा करके नर्स के द्वारा कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस यहाँ परफॉर्म किया गया है? ऑप्शन ए असेसमेंट, ऑप्शन बी डायग्नोसिस, ऑप्शन सी प्लानिंग, ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटेशन। गौर कीजिएगा, यहाँ पर नर्स के द्वारा वाइटल साइंस चेक किए गए हैं और फिर उसके बाद पेशेंट कैसा महसूस कर रहा है उसे इस बारे में पूछा गया है। ऐसा करके कौन सा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस किया गया है? सिंपली यहाँ पर आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर नर्स के द्वारा असेसमेंट मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए इसके बारे में जान लें। ऑब्टेनिंग वाइटल साइंस इज अ ऑब्जेक्टिव डाटा एंड डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ कंफर्ट बाय आस्किंग इज अ सब्जेक्टिव डाटा। जब भी हम किसी क्लाइंट के वाइटल साइंस को मेजर करते हैं तो हम ऐसा करके ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और जब हम पेशेंट कैसा फील कर रहा है उससे ये पूछते हैं तो ऐसा करके हम सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। ऑब्टेनिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम पेशेंट इज नोन एज असेसमेंट इन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट फंडा है नर्सिंग प्रोसेस। इसमें 5 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, आगे जानेंगे हम इसके बारे में। नर्सिंग प्रोसेस में पेशेंट का असेसमेंट या वाइटल साइंस को चेक करना या फिर वो कैसा महसूस कर रहा है ये पूछना सभी असेसमेंट के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। नर्सिंग प्रोसेस में टोटल 5 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर लास्ट में इवैल्यूएशन। इसे याद रखने के लिए आप इस निमोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए फॉर असेसमेंट, डी फॉर डायग्नोसिस, पी फॉर प्लानिंग, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ई फॉर इवैल्यूएशन। नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप्स को याद रखने के लिए एडपाई का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 12। स्किन इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन द बॉडी? स्किन हमारे बॉडी में किस सिस्टम का पार्ट माना जाता है? ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी, ऑप्शन सी एंडोक्राइन, ऑप्शन डी इंटेग्यूमेट्री। स्किन इन चारों में से किस सिस्टम का पार्ट है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। The skin and its derivatives like hair and nails and subcutaneous tissue called integumentary system। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम में सबक्यूटेनियस टिश्यू, हेयर, नेल, स्किन आदि को इंक्लूड किया जाता है।
Important question. Condition in which there are no spermatozoa in semen is termed as. उस कंडीशन को सेलेक्ट कीजिए जिसमें सीमेन में स्पर्म्स नहीं हो। सीमेन में स्पर्म्स का एब्सेंस क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए स्पर्मिया, ऑप्शन बी एजुस्पर्मिया, ऑप्शन सी एस्थेनोस्पर्मिया या फिर ऑप्शन डी टेरेटोस्पर्मिया। इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आंसर देने से पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि सीमेन में स्पर्मेटोजोआ एब्सेंट है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सही जवाब है ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड एजुस्पर्मिया। इट इज कॉल्ड एजुस्पर्मिया। एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन इज कॉल्ड एजुस्पर्मिया। आइए रिमेनिंग ऑप्शंस की भी बात कर लें। फेलियर टू फॉर्म सीमेन टू इजैक्यूलेट कॉल्ड एस्पर्मिया। अगर किसी पेशेंट में, किसी पर्सन में सीमेन ही नहीं है, इजैक्यूलेशन के दौरान सीमेन आ ही नहीं रहा है, तो ये कंडीशन एस्पर्मिया कहलाएगी। नेक्स्ट है एजुस्पर्मिया। एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन इज कॉल्ड एजुस्पर्मिया। सीमेन में यदि सीमन तो है, इजैक्यूलेशन के समय सीमेन तो है लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं है, तो ये कंडीशन एजुस्पर्मिया कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। क्या होता है ये? लॉस और रिडक्शन ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन विच इज एसोसिएटेड विद infertility is called एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया। अगर किसी क्लाइंट के स्पर्म मूव नहीं कर पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मोटाइल नहीं है, तो ये कंडीशन एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानी जाती है। हम सभी जानते हैं इंटरकोर्स के बाद जो सीमन है वो सर्विक्स के आसपास इजैक्यूलेट होता है और वहाँ से जो स्पर्म है मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब में ओवम तक पहुँचते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन में स्पर्म्स जो हैं वो मोटाइल नहीं है, तो ये कंडीशन एस्थेनोस्पर्मिया कहलाएगी। नेक्स्ट टर्म आती है टेरेटोस्पर्मिया, मींस माल फॉर्म्ड स्पर्म इन सीमेन। अगर सीमेन में मौजूद जो स्पर्म है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनमें किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, तो ये कंडीशन टेरेटोस्पर्मिया कहलाएगी। इट इज कॉल्ड टेरेटोस्पर्मिया। Question number 14. With a breech presentation, the nurse must be particularly alert for which of the following? अगर किसी बच्चे में, अगर किसी वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का ब्रीच प्रेजेंटेशन है यानी बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, तो इस मदर के लिए हमें किस फाइंडिंग के लिए मोस्ट अलर्ट रहना होगा? ऑप्शन ए क्विकनिंग के लिए, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के लिए, ऑप्शन सी पिक्का के लिए, ऑप्शन डी प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए। ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चे के बटक्स आगे रहते हैं, वेजाइना की तरफ रहते हैं, जबकि जो हेड पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहता है। The right answer is option D. ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स्ड हो सकती है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वेजाइना से पहले बाहर आ सकती है, प्रोलैप्स हो सकती है, और इस सिचुएशन के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। इस सिचुएशन में बेबी को डिस्ट्रेस हो सकता है
Option D is correct here. Question number 15. In the complex sense of vision, the image of an object focused on the retina and transmitted to brain by, आपको बताना है कि हमारी आईज में जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना पर बनती है और रेटिना से ये इमेज ब्रेन तक पहुंचती है। वहाँ ब्रेन इसे एनालाइज करके बताता है कि ये क्या है। तो रेटिना से ब्रेन तक इमेज को ले जाने का काम कौन करता है, ये चीज़ आपको बतानी है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी ऑप्टिक फाइबर, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी आइरिस। इन चारों में से कौन सी स्ट्रक्चर, कौन सा पार्ट इमेज का ट्रांसमिशन करता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारी जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व रेटिना पर बन रही इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है, ब्रेन को आईज से कनेक्ट करने का काम करती है। सिंपली हम ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16. A parent bring a 19 months old toddler to a clinic for well child checkup. When palpating toddler's fontanel, nurse should expect to find. सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि 19 महीने के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आया गया है और इस बच्चे में फंटैनल्स के असेसमेंट के दौरान आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए क्लोज्ड एंटीरियर फंटैनल एंड ओपन पोस्टीरियर फंटैनल। इस बच्चे में जो एंटीरियर फंटैनल है वो तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन पोस्टीरियर फंटैनल आपको असेसमेंट के दौरान ओपन मिलेगा। या फिर ऑप्शन बी की बात करें, ओपन एंटीरियर फंटैनल एंड क्लोज्ड पोस्टीरियर फंटैनल। इस बच्चे में आपको एंटीरियर फंटैनल तो ओपन मिलेगा लेकिन पोस्टीरियर फंटैनल क्लोज्ड मिलेगा। ऑप्शन सी क्लोज्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फंटैनल। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों ही फंटैनल्स इस एज पर आपको क्लोज्ड मिलेंगे। या फिर ऑप्शन डी एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटैनल बोथ आर फाउंड ओपन, दोनों ही ओपन मिलेंगे। फंटैनल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अपकमिंग एग्जाम्स में भी इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 19 मंथ्स की एज पर आपको इस बच्चे के दोनों फंटैनल्स जो हैं वो क्लोज्ड मिलेंगे। आइए यहाँ पर एक डायग्राम से हम इसे समझ लेते हैं कंपेयर करते हुए। मान लीजिए ये उस 19 इयर्स ओल्ड बेबी का हेड है, ये एंटीरियर साइट है, ये पोस्टीरियर साइट है। ये इसका एंटीरियर फंटैनल है और ये इसका पोस्टीरियर फंटैनल है। जो एंटीरियर फंटैनल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ डायमंड जैसी स्ट्रक्चर का आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एंटीरियर फंटैनल, इसे आप ब्रिग्मा के नाम से जानते हैं और ये अराउंड 1.5 साल की उम्र पर क्लोज होता है, या यूँ कह सकते हैं 18 मंथ्स की एज पर ये क्लोज होता है। एंटीरियर फंटैनल डायमंड शेप का होता है, इसे आप ब्रिग्मा के नाम से जानते हैं और ये 1.5 साल की उम्र या 18 महीने की उम्र पर क्लोज होता है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर फंटैनल की। ये देखने में कुछ ट्राइंगल शेप का दिखाई देता है और ये जो है 1.5 मंथ की एज पर क्लोज होता है, या यूँ आप कह सकते हैं 1.5 मंथ्स की एज पर ये क्लोज होता है। तो सिंपली याद रखिएगा, पोस्टीरियर फंटैनल जो है वो 1.5 महीने पर क्लोज हो जाता है, जबकि एंटीरियर फंटैनल
1.5 साल पर क्लोज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? विजन के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है? देखने के लिए कौन सी नर्व की फंक्शनिंग जरूरी है? ऑप्शन ए ऑल्फैक्टरी, ऑप्शन बी फेशियल, ऑप्शन सी ऑप्टिक, ऑप्शन डी अकॉस्टिक नर्व। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। विजन के लिए ऑप्टिक नर्व रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। और यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि जो ऑप्टिक नर्व है वो कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है। तो याद रखिएगा, ऑप्टिक नर्व जो है वो सेकंड क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व नंबर 2 है, और ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बॉमन्स कैप्सूल, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी हैनलेस लूप या लूप ऑफ हैनले। इन चारों में से किसे आप किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट के नाम से जानते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज नेफ्रॉन। याद रखिएगा, किडनी की एक्सक्रीटरी यूनिट पूछे या फिर किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछे, आंसर आपका नेफ्रॉन ही आएगा। नेफ्रॉन इज अ एक्सक्रीटरी एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्वेश्चन नंबर 19, which type of lenses are used for the correction of myopia? अगर किसी क्लाइंट को मायोपिया कंडीशन है तो इसे ट्रीट करने के लिए आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी कॉनकेव, ऑप्शन सी प्लानो, ऑप्शन डी प्लानो कॉनकेव। मायोपिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा, सिंपली बताना है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कॉनकेव लेंसेज का इस्तेमाल मायोपिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। फॉर मायोपिया अ कॉनकेव लेंस minus powered lens is placed in front of myopic eye. Take screenshot, sometimes it can be asked. Question number 20, endocrine gland release hormones. एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन कैसे रिलीज करती हैं? ऑप्शन ए डायरेक्टली इन ब्लड, ऑप्शन बी डायरेक्टली इनटू टिश्यू, ऑप्शन सी डायरेक्टली इन स्किन, ऑप्शन डी थ्रू द डक्ट इन द बॉडी। इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। डक्ट का मतलब होता है पाइप। ऐसी ग्लैंड्स जिनमें किसी भी प्रकार की पाइपलाइन नहीं पाई जाती, यानी ये अपने हॉर्मोन्स या सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड में डाल देती हैं, सिक्रीट कर देती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। इसके ऑपोजिट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनमें डक्ट पाई जाती हैं, पाइपलाइंस पाई जाती हैं। ये ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट टारगेट साइट तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, द नर्स शुड पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर। आप एक ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं
जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल होने वाला है, इस क्लाइंट में आपको किस फाइंडिंग के लिए अलर्ट रहना होगा, विशेष ध्यान देना होगा? ऑप्शन ए नेजल कंजेशन, ऑप्शन बी एब्डोमिनल टेंडरनेस, ऑप्शन सी मसल टिटैनी, ऑप्शन डी ओलिगोयूरिया। इन चारों में से किस फाइंडिंग के लिए आपको अलर्ट रहना होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन। आइए रैशनल जान लेते हैं। रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज यूजुअली डन बाय ट्रांसस्पेनोइडल अप्रोच थ्रू द नोज। जब भी हम पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल करते हैं तो इस प्रोसेस में हम पिट्यूटरी ग्लैंड को नोज की तरफ से बाहर निकालते हैं और इस अप्रोच को ट्रांसस्पेनोइडल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। नेजल कंजेशन फर्दर इंटरफेयर विद द एयरवे, और इस प्रोसेस में नेजल कंजेशन होने की संभावना रहती है और नेजल कंजेशन की वजह से क्लाइंट में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सो इस फाइंडिंग के लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। Important question from tracheostomy. Tracheostomy is usually performed between tracheal rings of cartilage of. ट्रेकियोस्टोमी साइट के बारे में आपको बताना है कि ट्रेकियोस्टोमी साइट कौन सी होती है। ऑप्शन ए फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द फॉलो। किस ट्रेकियल रिंग पर आप ट्रेकियोस्टोमी इंसिजन लगाएंगे? ट्रेकियोस्टोमी करने की साइट बतानी है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग। दो चीजें हैं, सबसे पहले इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी और दूसरा है प्रोफाइलैक्टिक ट्रेकियोस्टोमी। अगर आपको किसी पेशेंट में इमरजेंसी में ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है तो आप ट्रेकियोस्टोमी थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग पर करते हैं। इमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग। और यदि प्रोफाइलैक्टिक ट्रेकियोस्टोमी आप करने जा रहे हैं तो वो आप चाहे तो सेकंड और थर्ड या थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग के बीच में कर सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 25. A client with cancer is admitted to oncology unit. Lab values reveal hemoglobin 12.6, WBC 6500, potassium 1.9, uric acid 7, sodium 136, platelets 1,78,000. The nurse evaluates that the client is experiencing which of the following. इन सभी वैल्यूज़ को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि कौन सी वैल्यू एबनॉर्मल है, क्लाइंट में कौन सी वैल्यू एबनॉर्मल है। हीमोग्लोबिन 12.6, WBC 6500, पोटेशियम 1.9, यूरिक एसिड 7, सोडियम 136, प्लेटलेट्स 1,78,000। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलीमिया, ऑप्शन सी माइलोसप्रेशन, ऑप्शन डी ल्यूकोसाइटोसिस। इन चारों में से पेशेंट कौन सी कंडीशन को फेस कर रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर पेशेंट में हाइपोकैलीमिया सिचुएशन देखने को मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि पेशेंट में यदि पोटेशियम का लेवल 3.5 से 5 के पास बीच है तो ये नॉर्मल है,
लेकिन यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी गई है उसमें पोटेशियम का लेवल 1.9 आ गया है, जो कि काफ़ी कम है। तो हम कह सकते हैं इस पेशेंट को हाइपोकैलीमिया हो रहा है। डिक्रीज पोटेशियम लेवल इज इन बॉडी कॉल्ड हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया इज एविडेंट फ्रॉम द लैब वैल्यूज लिस्टेड। आइए वन बाय वन सभी लैब वैल्यूज को डिस्कस कर लें। लैब वैल्यूज के केस में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर बुक में, हर सोर्स से, हर हॉस्पिटल पॉलिसीज़ के अनुसार, जियोग्राफिकल लोकेशंस के अनुसार लैब वैल्यूज़ कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड लैब वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। सबसे पहली बात, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल 3.5 से 5 के बीच होता है। और यदि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो मैन के लिए 14 to 16 के बीच और वुमेन के लिए 12 से 14 के बीच। WBC की बात की जाए तो नॉर्मल काउंट है 4000 से 11,000 के बीच। यूरिक एसिड की बात की जाए तो फीमेल में 2.4 से 6.0 mg/dl और मेल में यदि बात की जाए तो 3.4 से 7 mg/dl यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल माना जाता है। इसके अलावा यदि सोडियम लेवल की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस एग्ज़ाम में इसे भी कई बार पूछा गया है, 135 से 145 के बीच। 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम। अगर हम प्लेटलेट काउंट की बात करें तो 1.5 लाख से 4.5 लाख, कई बुक्स में आपको 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच भी मिलेगा। सिंपली याद रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट। SARS novel coronavirus belongs to which of the following family? SARS novel coronavirus किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए स्पायरोकीट फैमिली, ऑप्शन बी डीएनए वायरस, ऑप्शन सी आरएनए वायरस, ऑप्शन डी म्यूकोसाइट्स। रीसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। कोरोना वायरस इज a RNA virus. Coronavirus is a RNA virus. Next question. Which type of hypersensitivity reaction due to IgE mediated histamine release? IgE mediated histamine release किस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी में देखा जाता है? ऑप्शन ए टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ऑप्शन बी टाइप 1, ऑप्शन सी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी टाइप 2। इन चारों में से आपका अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आपको IgE mediated histamine release देखने को मिलेगा। We know that type 1 hypersensitivity reaction is seen in anaphylaxis, urticaria, allergic conjunctivitis, etc. इम्पॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं एनाफाइलैक्सिस, अर्टिकेरिया, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एनाफाइलैक्सिस, अर्टिकेरिया, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। क्वेश्चन नंबर 28। स्मॉलेस्ट वेन इज कॉल्ड। सबसे छोटी वेन का एग्जाम्पल आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कैपिलरीज, ऑप्शन बी वेना कावा, ऑप्शन सी वेन्यूल्स, ऑप्शन डी साइनस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी वेन्यूल्स।
याद रखिएगा, आर्टरीज की बात की जाए तो सबसे छोटी आर्टरी होती है आर्ट्रियोल्स, और ये फिर जुड़ती हैं कैपिलरीज में, और फिर ये जुड़ती हैं वेन्यूल्स में, और ये वेन्यूल्स आगे जाकर वेन्स में जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से ये सीक्वेंस रहता है। वेन्यूल्स मीन्स अ टाइनी वेन विच कंटिन्यूज टू कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 29, अगर हमें BMI कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा? ऑप्शन ए हाइट इन मीटर स्क्वायर अपॉन वेट इन केजी, ऑप्शन बी वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी वेट इन LBS अपॉन हाइट इन फीट, ऑप्शन डी वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। The right answer is option B, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,